भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज जो 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को समेटे हुए है। यूपीएससी की तैयारी में ये अक्सर एक विशाल पर्वत की तरह लगता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस पर्वत की चढ़ाई एक कहानी से शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो एक व्यापारिक कंपनी के भारत आने से लेके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म तक जाती है। आज हम इसी ऐतिहासिक सफर की एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारे हाथ में जो स्रोत है वो हमें यही बताते हैं कि संविधान कोई एक दिन में लिखा गया दस्तावेज नहीं, बल्कि लगभग 200 सालों के संघर्षों, सुधारों और घटनाओं का नतीजा है। हम खास तौर पर उन पड़ावों पर ध्यान देंगे जहां हमारे आज के संवैधानिक ढांचे की नींव रखी गई। बिल्कुल, संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात बन गई। ये धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर बना है। और इसकी जड़ों को समझने के लिए हमें ब्रिटिश शासन के दौर में जाना होगा। हम इस यात्रा को दो मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, और दूसरा, ताज का शासन 1858 से 1947 तक। ये जो कालानुक्रम है, ये ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि परीक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर आप कह सकते हैं राज करने लगती है। लेकिन जब एक कंपनी सरकार चलाने लगे तो क्या होता है? अव्यवस्था और भ्रष्टाचार। जाहिर है, कंपनी के अफसर रातों रात अमीर हो रहे थे और कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। यहीं से ब्रिटिश संसद को दखल देने का मौका मिल जाता है। और इसी दखल का पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट है, मतलब कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करना, उन पर लगाम कसना। संवैधानिक नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करने का पहला प्रयास था। तो इसमें सबसे बड़े बदलाव क्या थे? सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदला गया। उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। जी, और उनकी मदद के लिए 4 लोगों की एक काउंसिल भी बनाई गई। दूसरा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के अधीन कर दिया गया। ये पहली बार था जब भारत में सत्ता का केंद्रीकरण शुरू हुआ। अच्छा। और हाँ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार या रिश्वत लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो पहली कोशिश हो गई, लेकिन लगता है ये काफी नहीं थी। इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट में कई अस्पष्टताएं थीं, खासतौर पर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच शक्तियों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था। इसी को ठीक करने के लिए आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और इसने एक बहुत ही अजीब व्यवस्था बनाई। अजीब? वो कैसे? इसे ऐसे समझिए कि कंपनी के 2 बॉस हो गए। 2 बॉस? हाँ, एक बॉस था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के व्यापारिक मामले देखता था, और दूसरा नया बॉस बनाया गया लंदन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी के राजनीतिक, सैन्य और राजस्व से जुड़े सारे फैसले लेता था। इसी को दोहरी सरकार यानी डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था कहा गया। मतलब एक बॉस कंपनी का रोज का व्यापार देख रहा है और दूसरा बॉस जो लंदन में बैठा है वो ये तय कर रहा है कि कंपनी भारत में राज कैसे करेगी। बिल्कुल, जाहिर है इसमें टकराव तो होना ही था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव हुआ। पहली बार इस एक्ट में कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अच्छा, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जी, ये एक तरह से ऐलान था कि अब हम सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक हैं। इसके बाद चार्टर एक्ट्स की एक पूरी श्रृंखला आती है जो हर 20 साल में सिस्टम को अपडेट करने जैसे थे, है ना? और अगर हम इन एक्ट्स को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। कंपनी की व्यापारिक शक्ति धीरे धीरे खत्म की जा रही है और भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसमें 3 एक्ट्स बहुत खास हैं। पहला, 1813 का चार्टर एक्ट। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे खत्म कर दिया। मतलब अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती थी। जी, और इसी एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म प्रचार की अनुमति दी, जिसका सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। और फिर 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट। ये तो केंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा और आखिरी कदम था। बिल्कुल, ये एक निर्णायक कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। जी,
अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति उन्हीं के पास थी। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह समाप्त कर दी। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था थी जो ब्रिटिश ताज की तरफ से भारत पर शासन कर रही थी। और फिर आता है इस श्रृंखला का अंतिम एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। हमारे स्रोतों के अनुसार ये शायद सबसे महत्वपूर्ण था। ऐसा क्या था इसमें? इसने 2 ऐतिहासिक काम किए। पहला, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी कानून बनाने वाले और कार्यकारी यानी कानून लागू करने वाले कामों को अलग-अलग कर दिया। अच्छा। परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसने एक तरह से एक अलग भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की। मतलब एक मिनी संसद जैसी चीज। बिल्कुल, ये वही सिद्धांत है जो आज हमारी सरकार में सेपरेशन ऑफ पावर्स के रूप में मौजूद है। और दूसरा ऐतिहासिक काम जिसने शायद कई यूपीएससी अभ्यर्थियों का भविष्य तय किया। बिल्कुल, दूसरा था सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत। मैकाले समिति 1854। जी, इसी के लिए 1854 में मैकाले समिति बनाई गई थी। ये एक तरह से आज की सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआती नींव थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने भारतीय नागरिकों के लिए भी सिविल सेवा के दरवाजे खोल दिए, भले ही प्रक्रिया बहुत मुश्किल थी। और फिर 1857 में सब कुछ बदल गया। महान विद्रोह ने कंपनी के शासन के चूल्हे हिला दी और ब्रिटिश संसद को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश को नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी के साथ कंपनी का शासन खत्म हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई। हाँ, यहीं से शुरू होता है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसे भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था ताकि 1857 जैसी घटना दोबारा ना हो। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। और पदों में भी बड़े बदलाव हुए होंगे। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वाइसरॉय कर दिया गया, जो सीधे तौर पर ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। जी, और जो पिट्स इंडिया एक्ट वाली दोहरी सरकार की व्यवस्था थी, उसे खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों खत्म। तो उनकी जगह कौन आया? उनकी जगह एक नया पद बनाया गया, भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। मतलब भारत के शासन की सीधी जवाबदेही अब ब्रिटिश संसद की थी। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को एक बात साफ साफ समझा दी थी कि वो भारत पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं कर सकते। उन्हें भारतीयों का गुस्सा शांत करने और शासन में उनकी भागीदारी का कम से कम दिखावा करने की जरूरत थी। क्या इसी मजबूरी से अगले कानूनों का जन्म हुआ? 1961 का अधिनियम। अच्छा। इसने वाइसरॉय को अपनी विधान परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करने का अधिकार दिया। ये सदस्य राजा महाराजा या बड़े जमींदार होते थे और इनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। लेकिन एक शुरुआत तो हुई। हाँ, और इसी एक्ट में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनकी विधायी शक्तियां वापस मिल गईं, जो 1833 के एक्ट में छीन ली गई थीं। वाह। और एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति जो आज भी हमारे संविधान में है, वाइसरॉय को आपात स्थिति में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी इसी एक्ट से मिली। ये तो सीधे तौर पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 का पूर्वज है। बिल्कुल। तो 1861 में पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में जगह मिली, भले उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन एक बार दरवाजा खुल जाए तो लोग और अंदर आना चाहते हैं। क्या इसी दबाव के कारण अगला अधिनियम आया? बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। इसी दबाव में 1892 का अधिनियम आया। इसने विधान परिषदों के कामों को थोड़ा और बढ़ाया। अब सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका से सवाल पूछ सकते थे। मतलब संसदीय जवाबदेही की दिशा में पहला छोटा कदम। हाँ, और इसने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी एक सीमित शुरुआत की। हालांकि चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और फिर आता है एक ऐसा मोड़ जिसके असर से हमारा देश आज तक पूरी तरह उभर नहीं पाया है, 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। जी हाँ, ये एक बहुत ही विवादास्पद और महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की।
इसका मतलब था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। जी, इसने भारतीय समाज को धर्म के आधार पर राजनीतिक रूप से बांट दिया और सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहना दिया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या इसे सिर्फ बांटो और राज करो की नीति की तरह देखना सही होगा, या उस समय की राजनीतिक सच्चाई ये थी कि मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं अपने समुदाय के लिए राजनीतिक सुरक्षा की मांग कर रही थीं और अंग्रेजों ने बस उस स्थिति का फायदा उठाया? ये एक बेहतरीन सवाल है। सच इन दोनों के बीच में कहीं है। अंग्रेजों ने निश्चित रूप से इस स्थिति का फायदा उठाया, लेकिन ये भी सच है कि मुस्लिम अभिजात वर्ग का एक हिस्सा अपने राजनीतिक हितों को लेकर चिंतित था। बहरहाल इस एक्ट में एक सकारात्मक बात भी हुई। पहली बार किसी भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। स्वशासन की मांग तेज हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और बदले में उन्हें ठोस सुधारों की उम्मीद थी। इसी पृष्ठभूमि में आया अगला बड़ा अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जी बिल्कुल। इस एक्ट का घोषित उद्देश्य भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसने कुछ जटिल लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणाएं पेश की। पहली बार इसने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायआर्की लागू किया। ये द्वैध शासन सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल में काम का था? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। हाँ, आरक्षित विषय जैसे वित्त, पुलिस, राजस्व गवर्नर के पास थे और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि भारतीय मंत्रियों के पास। मतलब जिम्मेदारी भारतीय मंत्रियों की, लेकिन पैसा और ताकत गवर्नर के पास। तो क्या मंत्री बिना पैसों और अधिकारों के कुछ कर पाते थे? लगभग नहीं। ये व्यवस्था पूरी तरह से विफल रही, क्योंकि मंत्रियों के पास अपने विभागों को चलाने के लिए न तो फंड था और न ही पूरा नियंत्रण। लेकिन हाँ, इस एक्ट ने केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म और सीमित संख्या में लोगों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की। और इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों तक कर दिया। जी, लेकिन ये भी काफी नहीं था। साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और स्वतंत्रता संग्राम के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटिश शासन का अंतिम और सबसे विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज सामने आया। वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। ये एक बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसे हमारे वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके लगभग 250 प्रावधानों को या तो हूबहू या कुछ बदलावों के साथ हमारे संविधान में शामिल किया गया है। इसके कुछ सबसे बड़े और दूरगामी प्रावधान क्या थे? सबसे पहले इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें शामिल होती। हालांकि ये कभी लागू नहीं हो सका, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। अच्छा। दूसरा, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, जो एक बहुत बड़ा कदम था। प्रांतों में अब पूरी तरह से उत्तरदायी सरकारें बन सकती थीं। और केंद्र के स्तर पर क्या बदलाव हुए? इसने केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रांतों से हटाकर केंद्र में लाया जा रहा था। और यहीं पर पहली बार शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल। ये व्यवस्था आज भी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में मौजूद है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे आज के 2 सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव भी रखी गई। हाँ, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया और एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान था, जो 1947 में बना और आगे चल के भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। और इस लंबे लगभग 200 साल के सफर का अंत हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ। बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा विभाजन की मांग के बाद वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने 3 जून 1947 को विभाजन योजना पेश की। इसी योजना को कानूनी रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया।
और इस एक्ट ने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया। हाँ, और देश का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए, वायसराय का पद समाप्त किया और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपना संविधान बना ले और किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने की पूरी शक्ति प्रदान की। तो इस सब का क्या मतलब है? ये पूरी यात्रा हमें बताती है कि हमारा संविधान किसी एक दिन की उपज नहीं है। ये एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें हर अगला कानून पिछले कानून की कमियों और उस समय के राजनीतिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में बनाया गया था। एकदम सही। इन अधिनियमों ने हमारी संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका, शक्तियों के विभाजन, संघीय ढांचे और यहाँ तक के सिविल सेवाओं के लिए भी जमीन तैयार की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के अधिनियम तक हर कदम ने उस प्रशासनिक और विधायी ढांचे की एक-एक ईंट रखी जिस पर आज हमारा लोकतंत्र खड़ा है। इस इतिहास को जानना सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे संविधान के अनुच्छेदों के पीछे का क्यों क्या है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। ये देखते हुए कि ये पूरा विकास एक तरह से घटनाओं की प्रतिक्रिया का नतीजा था, सोचिए कि अगर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ होता और सत्ता का हस्तांतरण किसी और तरीके से होता, तो 1947 में भारत का संवैधानिक ढांचा आज से कितना अलग हो सकता था।